बीएससी सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में नरशंकु के बारे में अध्ययन किया था और नरशंकु के अंदर हमने लघु बीजाणु पर्ण की संरचना के बारे में देखा था। उसके बाद हमने लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन और नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मादा जननांग यानी गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, साइकस में मादा जननांग गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं। जब मादा पौधा 10 वर्ष का हो जाता है तब इसकी अग्रस्त कलिका के चारों ओर शिखर पर सामान्य पत्तियों के बीच गुरु बीजाणु पर्णों का एक समूह उत्पन्न होता है। इनकी संख्या सामान्य पत्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। तने की अग्रस्त कलिका गुरु बीजाणु पर्ण बनाने के काम में नहीं आती, अतः वह निरंतर वृद्धि करती रहती है। इसे मोनोपोडियल वृद्धि कहते हैं। देखिए, लघु बीजाणु पर्ण की जो वृद्धि थी वो थी सिम्पोडियल वृद्धि, और यहाँ ये गुरु बीजाणु पर्ण की जो वृद्धि है वो मोनोपोडियल वृद्धि है। साइकस की विभिन्न जातियों में गुरु बीजाणु पर्ण की लंबाई और बीजांड के संदर्भ में निम्न सारणी दी गई है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, प्रत्येक गुरु बीजाणु पर्ण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: व्रंत, मध्य उर्वर भाग और ऊपरी पर्णिल भाग। ये इसका सबसे आधारीय बंध्य भाग होता है, व्रंत वाले बात करेंगे, और जिससे ये संवहन पूल से ये जुड़ा रहता है। मध्य उर्वर भाग व्रंत के समान ही बेलनाकार होता है और जिस पर विभिन्न संख्या में बीजांड लगे रहते हैं, जिनकी संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से है। देखिए, साइकस नॉर्मे निबियाना में 2 है, साइकस रम्फाई में 2 से 5 है। ऊपरी पर्णिल भाग है, ये बंध्य होता है और ये विभिन्न रूप से पालीवत रूप से विभक्त होता है, दांतेदार होता है। ये आपको चित्र में भी नजर आ रहा होगा। और इसमें ये गुरु बीजाणु पर्ण का चित्र है। देखिए आप, इसमें एक बीजांड ये दिखाई भी दे रहा है आपको। हम बात करते हैं बीजांड के बारे में अब। देखिए, बीज वाले पौधों में सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। साइकस थोरुसाई में बीजांड की लंबाई 7 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जो मुर्गी के अंडे के बराबर होती है। बीजांड ऑर्थोट्रोपस रिजु प्रकार का होता है। बीजांड का एक आवरण से ढका रहता है, जो परिपक्व होने पर 3 परतों में विभक्त हो जाता है। बाह्य परत सार्कोटेस्टा कहलाती है, मध्य परत स्क्लेरोटेस्टा कहलाती है और अंत मांसल परत आंतरिक सार्कोटेस्टा कहलाती है। अब ये जो डायग्राम आपने देखा परिपक्व बीजांड का, कई बार एग्जाम में ये डायग्राम ही पूछ लेते हैं, मात्र केवल ये चित्र बनाइए आप, नामांकित चित्र। तो इस डायग्राम को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। इसमें संवहन पूल के प्रवेश करने के मार्ग को आप देख लीजिएगा, और बीजांडकाय जिस प्रकार से शाखित होता है और बाहरी व भीतरी मांसल परत में प्रवेश करता है, ये आप जरा इस चित्र को गौर से देखें। ये देखिए, बीजांड द्वार आपको ऊपर नजर आएगा। ये ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड है। बाहरी व भीतरी मांसल परत आपको नजर आ रही है इसमें, और मध्य की काष्ठीय परत आपको नजर आ रही है। संवहन पूल देखिए आप, संवहन पूल इसमें अंदर से आधार से प्रवेश करता है और मादा युग्मकोद्भिद को चारों ओर से घेर लेता है और संवहन आपूर्ति करता है। स्त्रीधानी कोष्ठ आपको नजर आएगा, जो पराग कणों के एकत्रित करने का एक स्थान होता है, और स्त्रीधानियाँ इसमें नजर आ रही है। ये पूरा मादा युग्मकोद्भिद, बीच में जो मादा युग्मकोद्भिद है, एक ऊपर की तरफ स्त्रीधानी कक्ष के ऊपर पराग कक्ष भी आपको नजर आ रहा है। ये डायग्राम आपको जरूर से जरूर ड्रॉ करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। बीजांड के परिवर्धन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, साइकस की जातियों में बीजांड के परिवर्धन का अध्ययन सबसे पहले स्वामी नामक जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1948 में किया था। इनके अनुसार मध्य उर्वर भाग पर जहाँ बीजांड बनना होता है, उस स्थान की अधस त्वचा की मृदुत की कोशिकाएं विभजोतकीय हो जाती हैं और समसूत्र विभाजन द्वारा एक सी अर्थात समान मृदुत की कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है, जिसे बीजांडकाय कहा जाता है। इस समूह के नीचे की ओर एक कॉलर या अंगूठे के समान वृद्धि आरंभ होती है, जो बीजांडकाय को घेरती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और इस प्रकार बीजांडकाय एक आवरण, जिसे अध्यावरण इंटेगुमेंट कहते हैं, उससे संलग्न हो जाता है। ऊपर के भाग में अध्यावरण स्वतंत्र होकर स्पष्ट नलिका का निर्माण करता है, जिसे बीजांड द्वारीय नलिका या माइक्रोपाइलर कैनाल कहते हैं। परिपक्व अध्यावरण 3 परतों में विभक्त होता है। मैंने आपको उसमें ही बताया था डायग्राम में भी, बाहरी परत मांसल और भीतरी परत मांसल, और जो मध्य परत है वो काष्ठी होती है। अगर हम इसमें देखें कि बीजांडकाय के ऊपर एक बीजांडकाय की चोंच दिखाई देती है, इसके नीचे की कोशिकाएं नष्ट होकर एक फ्लास्क नामक संरचनाएं बनाती हैं, जिसे परागकण एकत्रित होते हैं। इसे पराग कक्ष कहते हैं। पराग कक्ष अपने आसपास के ऊतकों को नष्ट करके अपने आकार में वृद्धि करता है, और इस प्रकार पराग कक्ष
स्त्री युग्मकोद्भिद तक का स्पष्ट रास्ता अंकुरित परागनलियों के लिए बन जाता है। आरंभिक अवस्था में बीजांडकाय की सभी कोशिकाएं समान होती हैं, किंतु कुछ समय पश्चात मध्य की कोशिका में केंद्रक बड़ा व जीवद्रव्य सघन हो जाता है। यह आर्किस्पोरियल कोशिका कहलाती है। यह अपने आसपास के ऊतकों से पोषण प्राप्त करके आकार में वृद्धि कर लेती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। यह द्विगुणित होती है। तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन और एक रेखिक चतुष्क का निर्माण होता है। इन चारों अगुणित कोशिकाओं में ऊपर की 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, केवल एक नीचे का गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है और बाकी जो कोशिकाएं नष्ट हुई हैं वो क्रियाशील गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। यह गुरु बीजाणु विभाजित होकर स्त्री युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो अपने चारों ओर एक स्पष्ट स्पंजी ऊतक से घिरा रहता है, जो इसे पोषण देने का कार्य करता है। मादा युग्मकोद्भिद के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसमें किस प्रकार से इसका परिवर्धन होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद से किस प्रकार से निर्माण होता है उसके बारे में।